गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेशधर दुबे आज आप लोगों के साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत एशिया महाद्वीप का सेकंड एपिसोड प्रारंभ करने चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम आपसे प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि अगर ज्योग्राफी में आपको कॉन्फिडेंस लेना है तो आपको मैपिंग पर कमांड अवश्य रखना होगा, क्योंकि मैपिंग और एनवायरमेंट इकोलॉजी ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहां से प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी प्रासंगिक होता है और वैसे व्यवहारिक जीवन में भी इसकी प्रासंगिकता बनी ही रहती है। तो इसलिए मैपिंग को आप काफी ध्यानपूर्वक समझें और इसके लिए आपको एटलस का प्रयोग करना है। हम भी यहाँ पर जितने भी इमेज आपके सामने दिखाते हैं सब एटलस का ही इमेज है, तो आप एटलस को देख करके इस प्रत्येक स्थान को लोकेट करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। सेकंड पार्ट है जो एशिया का। फर्स्ट पार्ट तो कल हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ये देखना है कि जो जल प्रवाह प्रणाली है एशिया महाद्वीप के संबंध में अभी जो डिस्कशन हो रहा है, यह एक प्रकार से पूरा कंप्लीट ओवरव्यू है एशिया महाद्वीप पर। उसके पश्चात हम लोग एक एक भाग, जैसे हमने कहा था ना, एक था साउथ वेस्ट एशिया, एक था साउथ ईस्ट एशिया, एक था साउथ एशिया, एक था नॉर्थ एशिया, एक था मिडिल एशिया। तो हम लोग एक एक एशिया को पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा ओवरऑल एक समरी है पूरे एशिया का। और उसी सेंस में यहां पर हम देख रहे हैं कि एशिया का जो जल प्रवाह प्रणाली है इसमें कितने प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली हमको देखने को मिलती हैं। तो मुख्य रूप से यहां पर जो जल प्रवाह प्रणाली है एशिया में, यहां पर अगर हम इनके लोकेशन के विषय में देखें, थोड़ा सा यहां पर कलर कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं। यहां पर मिलता है, एक है आंतरिक जल प्रवाह। कैसा आंतरिक जल प्रवाह? अर्थात इंटरनल ड्रेनेज। इसका तात्पर्य है कि ये जो जल है यह किसी सागर या महासागर में नहीं मिलता है, बल्कि नदियों का जल किसी झील में जाकर के समाहित होता है। उसको कहते हैं इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक जल प्रवाह। उसी प्रकार एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका जल कहां जाकर के मिलता है? हिंद महासागर की ओर जाके मिलता है। किधर मिलता है? हिंद महासागर की ओर मिलता है। तो हिंद महासागर की तरफ भी नदियों का प्रवाह है। इसी प्रकार अगर हम देखें, कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिनका जल किधर की तरफ जाता है? प्रशांत महासागर की तरफ जाता है। इसी प्रकार कुछ और भी नदियां हैं जिनका प्रवाह उत्तर की तरफ है, अर्थात आर्कटिक ओशन की तरफ है। किधर है? आर्कटिक ओशन की तरफ है। और इसी को यहां पर मैप में हम देख सकते हैं कि इधर जो नदियां प्रवाहित होती हैं जिनका फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये सब प्रशांत महासागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। लेकिन इधर की जो नदियां हैं जिसके अंतर्गत आप देखते हैं भारत की बहुत सी नदियां हैं, फिर आप यहां पर पाकिस्तान की नदी है, सऊदी अरब की तरफ से हैं, तो ये सब हिंद महासागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। कुछ नदियां हैं जो उत्तर की तरफ चलती हैं और आर्कटिक ओशन में अपने जल का विसर्जन करती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी नदियां हैं जो आंतरिक अर्थात इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम में हैं, जिनका जल किसी ना किसी झील में जाकर के, जैसे बहुत सी नदियां हैं जो कैस्पियन सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं, अराल सी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, तारिम बेसिन में अपने जल का विसर्जन करती हैं। तो इस प्रकार से भी बहुत सी नदियां हैं जो आंतरिक हैं, अर्थात उनका जल किसी सागर या महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है एशिया महाद्वीप में, यह चार भागों में विभक्त है। एक कहां जाता है? हिंद महासागर की तरफ, एक प्रशांत की तरफ, एक आर्कटिक की तरफ, और एक जाता है सेंट्रल, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली। अब इसी में एक एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर मिलता है आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली। आंतरिक का तात्पर्य है इंटरनल
जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिनका जल आंतरिक भाग में किसी झील में जाकर के समाप्त होता है, अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो हमको कौन कौन सी मिलती हैं। जैसे बहुत सी नदियां हैं जो अपने जल का विसर्जन कहां करती हैं, कैस्पियन सागर में करती हैं। कहां करती हैं, कैस्पियन सागर में करती हैं, अराल सी में करती हैं, या मरुस्थलों में अपने जल का विसर्जन कर देती हैं, जैसे तारिम बेसिन। हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि भारत की भी बहुत सी नदियां हैं जो आंतरायिक नदी है। आंतरिक मतलब आंतरायिक तो नहीं कहेंगे, मतलब आंतरिक नदी है, अर्थात उनका जल किसी अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है, बल्कि कह सकते हैं जो हमारा कच्छ का रण है वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार यहां पर भी कुछ नदियां हैं जो मरुस्थलों में, खास करके तारिम बेसिन में अपने जल का विसर्जन करके विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहां पर अगर हम कुछ नाम की बात करें तो यहां पर नाम आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर सिर दरिया है और आमू दरिया है, ये दो नदी है। सिर दरिया और आमू दरिया, ये दोनों नदियां कहां पर अपने जल का विसर्जन करती हैं, तो अराल सी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। कहां करती हैं, अराल सी में। अगर आप चाहें तो इसको मैप में यहां पर देख सकते हैं। यहां पर दो नदी है, एक का नाम है आमू दरिया और एक का नाम है सिर दरिया। तो ये सर दरिया और आमू दरिया दोनों नदियां अपने जल का विसर्जन जिस झील में करती हैं उसका नाम क्या है, बैकाल। अरे यहां पर है, हाँ, इसका नाम है अराल झील। क्या नाम है, अराल। बैकाल नहीं बल्कि अराल झील है। तो सिर दरिया, आमू दरिया अपने जल का विसर्जन कहां करती है, अराल सी में करती हैं, जो आंतरायिक नदी का एक उदाहरण है। इसी प्रकार बहुत सी नदियां हैं जो अपने जल का विसर्जन कहां करती हैं, कैस्पियन सी में करती हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, तो यूराल एवं बोल्गा हैं। कौन है, यूराल और बोल्गा, ये दोनों नदियां अपने जल का विसर्जन कहां करती हैं, कैस्पियन सागर में करती हैं। तो आप देख सकते हैं जो बोल्गा है और यूराल है, इधर से आती है, ये देखिए यहां पर है बोल्गा और इधर से आती है यूराल। तो ये दोनों नदियां जहां पर अपने जल का विसर्जन करती हैं, यह क्षेत्र है कैस्पियन सागर। यहां पर सागर शब्द लिखा गया है, सी शब्द लिखा गया है, लेकिन यह भी झील है। क्या है, झील है, ना कि सागर है। हम बार बार कह रहे हैं ना, आंतरायिक जल प्रवाह उसे कहते हैं जिसका जल किसी सागर या महासागर में ना मिलता हो। तो इसका तात्पर्य वह सागर ना हो। लेकिन यह कैस्पियन और जो यहां पर अराल है, यह सी लिखा गया है, लेकिन वास्तव में ये सी नहीं है बल्कि झील ही है। क्या है, झील है। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़े तो हमको बहुत सी ऐसी भी यहां पर नदियां मिलती हैं जो क्या है, मृत सागर। मृत सागर में भी देखिएगा, मृत सागर में भी कुछ नदियां आकर के क्या करती हैं, अपने जल का विसर्जन करती हैं। साथ में अगर हम बात करें, बैकाल झील ही केवल एक ऐसी मीठे पानी की झील है, कहां पर, इस सेंट्रल एशियाई पार्ट में। तो खैर ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि आंतरिक जल में दो सिस्टम हमको बहुत बेहतर देखने को मिलता है। एक हमारा अराल सी का है, एक हमारा कैस्पियन सी का है, और एक हमारा तारिम बेसिन का है। तारिम बेसिन कहां है, इसकी चर्चा हम लोग कल के एपिसोड में किए थे कि यहां पर हमको मिलता है तियानसान है, एक माउंटेन है, और एक है अल्तानताग है। और इसी अल्तानताग और तियानसान के मध्य में एक बेसिन है जिसका नाम है तारिम बेसिन। इसी तारिम बेसिन में भी कुछ स्थानीय नदियां आकर के अपने जल का विसर्जन करती हैं। इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग तब करेंगे जब चर्चा होगी ईस्ट एशिया की, पूर्व एशिया की। इसको सुदूर पूर्व एशिया का नाम दिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बस अभी एक समराइज हो रहा है कि इतना हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम एशिया में विद्यमान है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहां पर एक हमको ध्यान में रखना होगा कि हिंद महासागर की तरफ भी बहुत सी नदियां हैं जो अपने जल का विसर्जन करती हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, इनको भी हम लोग संक्षेप में समझते हैं। बहुत सी नदियां हैं जिसमें दजला फरात है। कौन है, दजला फरात। दजला फरात को ही हम लोग कहते हैं टिग्रिस। एंड यहां पर ये देखिए फरात है, फरात में यू ये साइलेंट है, लेकिन फरात, दजला फरात, दजला को यहां पर कहते हैं टिग्रिस और फरात को यू फरात कहते हैं। और ये जो दोनों नदियां हैं यह कहां पर जाकर के अपने जल का विसर्जन करती हैं, तो हिंद महासागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो भारत के, अगर बात करें हिमालय के उत्तर में जो विद्यमान कैलाश श्रेणी है, जहां पर कैलाश मानसरोवर है, वहां से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन से होकर के
पाकिस्तान के रास्ते ये कहां पर जाकर अपने जल का विसर्जन करती है? मकरान तट पर अपने जल का विसर्जन करती है और वहीं पर यह हिंद महासागर में मिलती है। इस प्रकार ये भी हिंद महासागर की तरफ अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, कुछ ऐसी भी नदियां हैं जैसे इरावती है। इरावती नदी यह म्यांमार वाले सेक्शन में पाई जाती है और यह भी हिंद महासागर में जाकर के अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार आप गंगा ब्रह्मपुत्रा की बात कर सकते हैं, ये भी हिंद महासागर के ही सेक्शन में आती हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये सब भी कहीं न कहीं हिंद महासागर में ही अपने जल का विसर्जन करती हैं। तो हिंद महासागर में ज्यादातर नदियां जो अपने जल का विसर्जन करती हैं, इसमें दजला फरात प्रमुख हैं और उसके बाद जो नदियां हैं या तो सिंधु है या तो फिर भारत की बहुत सी नदियां हैं और म्यांमार की भी एक नदी है जिसका नाम है इरावदी। तो इन नदियों को हमको ध्यान से देखना है। फिर अगर हम आगे डिस्कस करें तो आगे जो हमें डिस्कस करना है, यहां पर कुछ नदियां हैं जो प्रशांत महासागर की तरफ अपने जल का विसर्जन करती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रशांत महासागर की तरफ अपने जल का विसर्जन करती हैं? तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो आप बहुत सहजता से समझ सकते हैं। कुछ नदियां होंगी जो रसिया की तरफ से आ रही होंगी, कुछ नदियां होंगी जो चाइना की तरफ से आ रही होंगी, कुछ नदियां होंगी जो हम कह सकते हैं इधर जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है यहां से आ रही होंगी। तो ये सब नदियां हैं जो यहां पर अपने जल का विसर्जन करती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, इनके नाम को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। जैसे मेकांग नदी है, ये मेकांग जो नदी है यह तिब्बत के पूर्वी भाग से निकलती है और हिंद चीन से बहती हुई प्रशांत महासागर में जाकर के लाओस तथा वियतनाम होते हुए ये बहती है। अर्थात यह कहां पर अपने जल का विसर्जन करती है? तो प्रशांत महासागर में करती है। इसको आप चाहें तो यहां पर मैप में लोकेट कर सकते हैं। जो मेकांग रिवर है ये आपका ए वाली रिवर है, ये मेकांग रिवर है और यही रिवर जो है अपने जल का विसर्जन जो करती है, ये पूरा एरिया जो टेरिटरी है ये प्रशांत महासागर के पार्ट में ही आता है। तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपने जल का विसर्जन करती है कौन सी नदी? मेकांग नदी। जबकि इरावदी यहां पर है जो म्यांमार वाले सेक्शन में है और यह बंगाल की खाड़ी अर्थात हिंद महासागर में अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो सिकियांग है, यांगसी है और ह्वांगहो है। ये नदियां जो हैं चाइना की हैं और ये नदियां अपने जल का विसर्जन कहां करती हैं? तो ये नदियां अपने जल का विसर्जन करेंगी प्रशांत महासागर में। कहां करेंगी? प्रशांत महासागर में करेंगी। और ह्वांगहो में ही प्रतिवर्ष इतना ज्यादा बाढ़ आता है, इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। कल के एपिसोड में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। तो बहुत से तथ्य हैं जो आपस में रिपीट भी करेंगे, लेकिन विशेष चिंता नहीं है। हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके कितने प्रतिरूप हमको देखने को एशिया में मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें एशिया की जो जलवायु है, और इस जलवायु में अगर हम देखें तो हमको बहुत सी जलवायु देखने को मिलती है पूरे एशिया महाद्वीप में। वैसे जलवायु प्रदेश क्या है इसके विषय में भी हमको एक संक्षेप में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर हम केवल आपके सामने थोड़ा सा एक इमेज बना देते हैं जिससे आप जलवायु पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना इनहांस कर सकें। अगर हम बात करें जलवायु प्रदेश का, तो इस प्रकार से जलवायु प्रदेश का जो वर्गीकरण किया जाता है, यहां तो थोड़ा सा पेन में कभी काल समस्या आती है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 10 डिग्री, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट। 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, फिर होता है 30 से यहां पर 45 डिग्री, 45 डिग्री से होता है 60 डिग्री, 60 से फिर 90 डिग्री। और यहां पर इस प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। यह नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों के लिए एज इट इज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य के क्षेत्र को हम कहते हैं, इसको विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश होता है। कैसा होता है? विषुवत रेखीय होता है। इसी प्रकार इसको कहते हैं हम लोग मानसूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी कहते हैं। इसको हम सवाना कहते हैं, इसको हम मरुस्थलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय है। इसी प्रकार इसको हम चीन तुल्य कहते हैं, इसको हम लोग स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। और इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय। यहां पर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग सेंट लॉरेंसिया है। क्या है? सेंट लॉरेंसिया। और इसको जो हम नाम देते हैं इसको कहते हैं हम लोग टैगा या शंकुधारी है, और इसका नाम है ब्रिटिश तुल्य। क्या नाम है? ब्रिटिश तुल्य। और यह जो है ये है
टुंड्रा, एक ऐसी जलवायु है तो यहाँ की है टुंड्रा जलवायु। तो जो एशिया का विस्तार है, एशिया का विस्तार ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए यहां पर उत्तरी गोलार्ध के संबंध में ही सभी प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलेंगी। तो चूंकि एशिया का विस्तार इक्वेटर के समीप भी है, तो इसलिए विषुवत-रेखीय जलवायु भी मिलेगी, मानसूनी जलवायु भी मिलेगी, सवाना जलवायु भी मिलेगी, मरुस्थलीय भी मिलेगी, चीन तुल्य मिलेगी, स्टेपी मिलेगी, भूमध्य सागरीय भी मिलेगी, सेंट लॉरेंसिया वाली भी मिलेगी, साथ में टैगा भी मिलेगा, ब्रिटिश तुल्य आपको नहीं मिलेगा, ब्रिटिश तुल्य नहीं मिलेगा। तो यही यहां पर शब्द आपके सामने लिखे गए हैं कि यहां की जो जलवायु है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसी के बारे में यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। क्या किया गया है कि जो एशिया की जलवायु है इसकी क्या विशेषता है, पहले तो ये देख लीजिए। विशेषता इसकी है कि यहाँ का उच्च वार्षिक तापमान है, क्योंकि सन जब एशिया की तरफ आता है अर्थात उत्तरी गोलार्ध में आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो टेम्परेचर घट जाता है। इसीलिए जो वार्षिक तापांतर सबसे अधिक विश्व में रिकॉर्ड किया जाता है वो बर्खोयांश का क्षेत्र है जो साइबेरिया में पाया जाता है, वहीं पर सर्वाधिक तापांतर हमको देखने को मिलता है। इसलिए कह रहा है एशिया में उच्च वार्षिक तापांतर है, इसलिए यहाँ की जलवायु में भी वेरिएशन काफी ज्यादा होगा। साथ में मध्यवर्ती भाग की जो शीत व शुष्क जलवायु होती है, जो एशिया का मध्यवर्ती भाग है अर्थात मिडिल एशिया है, इसका सागर से दूरी काफी ज्यादा है, लगभग 2500 किलोमीटर दूर है किसी भी तरफ से आप देखें। तो ऐसे में वहां की जो जलवायु होती है यह कैसी होती है, शीत होती है और शुष्क होती है, क्योंकि वहां तक वर्षा पहुंच नहीं पाती है। किसी भी सागर या महासागर की तरफ से चलेंगे तो वहां तक वर्षा हो नहीं पाती है। इसी प्रकार अत्यंत शीतल उत्तरी एशिया है, जो हमारा साइबेरिया वाला सेक्शन है, यह अत्यधिक ठंडा है। और इसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में अगर देखें जो इक्वेटोरियल बेल्ट में आता है, यहां पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल बेल्ट है ना, जो दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें आपका इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, बोर्नियो वाला आपका पार्ट आता है, यहां पर वर्षा काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल बेल्ट में है। साथ में अगर हम बात करें जो दक्षिण पश्चिम एशिया का भाग है अर्थात जिसको हम लोग कहते थे मिडिल एशिया यूरोप के सेंस में, उसी को तो कहते हैं साउथ वेस्ट एशिया, जिसमें हमारा सऊदी अरब है, इराक, ईरान, ये सब, अफगानिस्तान, ये सब सेक्शन जो आते हैं यह इसी में आते हैं। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। कैसी है? शुष्क जलवायु है। इसके पीछे कारण क्या है आप यहाँ पर देखिए, बना है ना, तो इसी में तो ये सब आते हैं, तो इसमें आएंगे तो यहाँ की जलवायु शुष्क हो जाएगी। अगर तो इंडोनेशिया वाला सेक्शन वह इक्वेटर के पास है तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो वर्षा भी ज्यादा होगी, इसका तात्पर्य है। और जो मिडिल एशिया है ये वाला अर्थात स्टेपी और सवाना, तो यहाँ का अर्धशुष्क जलवायु रहेगी, क्योंकि मध्य एशिया है तो दूरी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो यही सब पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। तो इनको आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह मिडिल एशिया वाला सेक्शन है। इधर से भी जाएंगे तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वर्षा का मान तुलनात्मक रूप से घट जाता है, इसलिए यहाँ का जो जलवायु है अर्धशुष्क और शुष्क होती है। इधर का एरिया पूरी तरीके से लगभग शुष्क की तरफ आता है, और इधर का एरिया देखें ये वाला, तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है क्योंकि इक्वेटोरियल बेल्ट होता है, यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जो लिखा गया है कि विशाल आकार तथा अक्षांशीय विस्तार है पूरे एशिया का। हम लोग समझ भी चुके हैं कि आकार बहुत बड़ा है और अक्षांशीय विस्तार भी काफी ज्यादा है। साथ में यहाँ पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जो यहाँ की जलवायु को और विशिष्ट बनाती हैं, क्योंकि भारत की अगर जलवायु की हम बात करें, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जबकि भारत का विस्तार आप देखेंगे 37.5 डिग्री उत्तर तक है, अर्थात समशीतोष्ण की जलवायु भी यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन फिर भी हिमालय इसको क्या करता है? उष्णकटिबंध की जलवायु प्रदान करता है। इसका तात्पर्य जब कोई पर्वत उपस्थित होता है या उच्चावच जो होते हैं या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को और विशिष्ट बना देते हैं। एशिया में आपने देखा है जो सेंट्रल पार्ट है अर्थात जो हमारा पामीर की गांठ है, वहां से पूरब और पश्चिम की तरफ जो पर्वत संरचनाएं विस्तृत हुई हैं, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जलवायु और विशिष्ट हो जाती है। इसका तात्पर्य है यहाँ की जलवायु को कौन कौन से लोग हैं जो प्रभावित करते हैं। इसका आकार काफी विशाल है, इसलिए इसका पर फर्क पड़ता है। साथ में यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें
पूरब पश्चिम में फैले पर्वत हैं जो इसकी जलवायु को और विशिष्ट बनाते हैं। साथ में यूरोप के साथ खुली सीमा है, इसलिए ब्रिटिश तुल्य जलवायु का कुछ इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा साउथ एशिया है वहां पर मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है और हिंद महासागर में आने वाले जो साइक्लोन होते हैं उसको हम लोग चक्रवात नाम देते हैं, जबकि इसी का नाम चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हरिकेन जो आपका यूएस वाला सेक्शन है, तो हर जगह अलग अलग नाम है, लेकिन हिंद महासागर से संबंध रखने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इसका नाम साइक्लोन होता है। तो ये सब इंपैक्ट है, अर्थात साइक्लोन भी यहाँ की जलवायु को एक अलग विशिष्टता प्रदान करती है। तो ये सब है जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथ में अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जलवायु है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, कर्क रेखा के पास होती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए सन उत्तरी गोलार्ध में जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है और अत्यधिक टेम्परेचर हो जाता है, कितना, लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। पाकिस्तान में स्थित जो जैकाबाद है यहाँ का टेम्परेचर आपने देखा +52 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है गर्मी के समय में। एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब होता है, लो प्रेशर होता है, इसकी हम लोग बहुत व्यापक चर्चा करेंगे भारतीय जलवायु के अंतर्गत, लेकिन फिर भी एशिया का यह एक प्रकार से कह सकते हैं संक्षिप्त परिचय है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें इन उच्च वायु दाब भागों में एशिया के विभिन्न वायुदाब की ओर पवन चलना आरंभ कर देती है और इसी के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत का जो मासिनराम सेक्शन है मेघालय में, यहां पर वर्षा विश्व में सर्वाधिक रिकॉर्ड की जाती है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। साथ में अगर बात करें मध्य एशिया के प्रदेश अर्थात तिब्बत, तारिम बेसिन, गोबी मरुस्थल, मंगोलिया आदि जो सेक्शन है, यहां पर मानसूनी पवनों का वृष्ट छाया प्रदेश है। क्यों वृष्ट छाया प्रदेश है, इसको आप यहां पर देख लेते हैं। देखना क्या है, अगर मान लेते हैं इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है इस वाले सेक्शन से या इस वाले सेक्शन से, तो जैसे ही इसको क्रॉस करता है, किसको, यहां पर थोड़ा सा ये, जैसे ही हम कहते हैं इसको क्रॉस करता है, इधर जैसे ही हवाएं, ये तटवर्ती क्षेत्र है और यह तट से विमुख होती हैं, तो अनुतट पवन होती है और एक होती अपतट पवन। ये बात तो ठीक है। साथ में एक होता है पवन मुखी ढाल, एक होता पवन विमुखी ढाल। तो पवन मुखी ढाल ये सब भारत की तरफ है, यहाँ पर वर्षा तो खूब होती है, लेकिन जब हवाएं इस तरफ उतरती हैं तो यह वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र आ जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। और इसी में है तिब्बत का पठार है, फिर क्वेदम बेसिन है, तारिम बेसिन है, यहीं पर मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल है, ये सब सेक्शन आता है जो वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। किसके वृष्ट छाया प्रदेश में आता है, मानसूनी जलवायु के वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहां पर इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। साथ में अगर हम बात करें यहां पर एक तथ्य की और, तो अच्छा ठीक, इतना हो गया। फिर आगे हमारा होगा शीत ऋतु। कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु का तात्पर्य है कि अब सूर्य कहां चला जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। जब सन दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर अब कम हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में अब उच्च वायुदाब का प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। इसलिए अब एशिया के मध्य भाग से हवाएं सागर की तरफ निकलना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात एशिया का जो भाग होता है यह ठंडक को महसूस करने लगता है। तो वही सब बात है शीत ऋतु में, कि शीत ऋतु में सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ऐसे में मध्य एशिया में उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, जहां से शीत पवनें सागर की ओर चलने लगती हैं और पवनें मंगोलिया, मंचूरिया, चीन का तापमान हिमांक से नीचे कर देती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जो चीन का संघाई प्रांत है, यहां पर शीतलहर की स्थिति देखने को मिलती है। साथ में यहां पर और भी कुछ तथ्य हैं और इसी के कारण यहाँ भाई जब मानसून वापस होगा तो वर्षा कहां से होगी, वर्षा तो तभी न होती है जब सागर से स्थल की तरफ चलती है, और जब स्थल से सागर की तरफ पवन चल रही है तो उसमें आर्द्रता है नहीं, और आर्द्रता है नहीं तो वर्षा होगी नहीं। इसी प्रकार अगर हम बात करें इंडोनेशिया में किस प्रकार की वर्षा होती है, समूहनीय वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर है और भूमध्य रेखा पर वर्षा समूहन विधि से होता है। किस विधि से होता है, समूहन विधि से होता है। साथ में यहां पर लिखा गया है शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम साइबेरिया तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में अंध महासागर से आने वाले चक्रवात अल्प मात्रा में वर्षा करते हैं
और इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम विक्षोभ कहते हैं, नहीं, इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। भारत में भी जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसका विस्तार कभी कभी चाइना तक पहुंचता है, इसका प्रमुख कारण है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो वहां पर वाताग्रीय चक्रवात बनता है, उसी का जब विस्तार भारत की तरफ होता है तो भारत में भी वर्षा हो जाती है। या उसी के बारे में कह रहा है कि यहां पर जो वर्षा होती है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ का भी नाम देते हैं। साथ में अगर हम डिस्कस करें, यहां पर एक प्राकृतिक वनस्पति का भी सेंस है एशिया के संदर्भ में। एशिया में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो एशिया में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। सिर्फ यहां पर अगर देखें कौन कौन सी वनस्पति है, तो भूमध्य रेखीय वनस्पति होगी, क्योंकि एशिया का विस्तार भूमध्य रेखा पर भी है। भूमध्य रेखा की वनस्पति होगी, और भूमध्य रेखा की कौन कौन सी वनस्पति होती है, उसमें रबड़, महोगनी, कुनीन, चिकल, अबनूस, ताड़ के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जो आपका कहां का सेक्शन है, जो इंडोनेशिया का सेक्शन है, वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत कह रहे हैं, बार बार भारत अगर कह रहे हैं तो यह बाई मिस्टेक है, एशिया। इसी प्रकार एशिया का बहुत सा भाग मरुस्थल है। मध्य एशिया आप देखिए, सेंट्रल एशिया, फिर साउथ वेस्ट एशिया जो मिडल एशिया है, वहां की जलवायु कैसी है, मरुस्थली है। तो वहां पे मरुस्थल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और उसमें जो वनस्पतियां हैं वो हैं कीकर हैं, कोहर हैं, बबूल हैं, ये सब वनस्पतियां वहां पर देखने को मिलती हैं। ये सब बात है जो हमको ध्यान में रखनी होती है। यहां पर लिखा है कि टुंड्रा, काई, ये सब देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों का निर्धारण करती हैं, और अधिक वर्षा करने वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी एशिया में सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो वही सब यहाँ पर भी लिखा गया, कोई नहीं, जो हमने बताया वही चीजें हैं यहाँ पर, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है। फिर यहाँ पर बात करें, मानसूनी खंड भी एशिया में है। तो जब मानसूनी खंड है तो मानसूनी खंड में मानसूनी प्रकार की जलवायु वनस्पति पाई जाएगी, अर्थात इसमें जो वनस्पति होगी एक ऐसी होगी, पर्णपाती होगी। कैसी होगी? पर्णपाती होगी। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, शीत ऋतु आने को होती है, तो वृक्ष जो होते हैं अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मिनिमम हो सके। तो उसी को बात कर रहा है कि जो भारत का सेक्शन है, यहाँ पर ज्यादातर जो वनस्पतियां होती हैं पतझड़ प्रकार की होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु का तात्पर्य होता है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा और शीत ऋतु शुष्क होती है। यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं, इसमें कौन कौन सी वनस्पतियां हैं? साल के वृक्ष होते हैं, सागवन होते हैं, शीशम है, आम है, बांस, ये सब यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। इसी प्रकार बहुत सी वनस्पतियां हैं जो भूमध्य सागरीय हैं, अर्थात जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। तो वहां की भी वनस्पतियां होती हैं। इसमें ज्यादातर रसदार वृक्ष पाए जाते हैं। कारण क्या है? यहां पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती है, बल्कि वर्षा शीत ऋतु में होती है। इसलिए यहाँ की वनस्पतियां कैसी होती हैं? रसदार फलों के लिए उपयुक्त होती हैं। जिसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? इसी में आता है चेस्टनट है, जैतून है, तार्क है और ओक। ये सब वनस्पतियां हमारे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं इजराइल है, जॉर्डन है, साइप्रस है, ये सब जो तट पर स्थित है भूमध्य सागर के, वहां के जलवायु में पाई जाने वाली ये वनस्पतियां हैं। इसी प्रकार शीत शीतोष्ण प्रकार की भी वनस्पतियां पाई जाती हैं। शीत शीतोष्ण के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? जिसमें हमारी स्टेपी तुल्य की जलवायु है। साथ में हमने कहा था कि एक साइबेरिया वाला सेक्शन है जहां पर टैगा वनस्पतियां हैं, उसी की बात कर रहा है। तो शीत शीतोष्ण कटिबंध में सदाबहार शंकुधारी वृक्ष एक पट्टी के रूप में मिलते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वनस्पति कहते हैं। जिसमें पाइन है, स्प्रूस है, फर है, वर्च है, लार्च है, मैपल है, ये सब प्रमुख रूप से वनस्पतियां वहां पर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप के विषय में ये कुछ चर्चाएं थी जो हमको ध्यान में रखनी है। यह एक प्रकार से संक्षिप्त वर्णन था एशिया का। अब इसके पश्चात हम लोग एशिया के एक एक भाग का डिस्कशन करेंगे, और उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कशन, जैसे हमने कहा था ना, एशिया को 5 भागों में विभाजित किया गया था, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, मिडिल, नॉर्थ और ईस्ट एशिया। तो इन सब का वर्णन अब क्रम से हम लोग आगे करेंगे। इसलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।